तो अभी मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आते हैं इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके के स्टडी मटेरियल कंटिन्यू मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी रिफर्स टू, जो सक्रिय लचीलापन होता है इसका तात्पर्य क्या होता है? सक्रिय लचीलापन होता है, उसका तात्पर्य ये होता है अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप गेम्स खेलें या योगा एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसा करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट होगा वो करेक्ट होगा, मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ, जो माइक्रोसाइकिल होती है उसमें किस तरीके का प्रशिक्षण शामिल होता है? अब ये साइकिल्स कितनी होती हैं? एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है, एक मीजो होती है। तो माइक्रो सबसे छोटी होती है, तो माइक्रो सबसे छोटी होने के कारण इसमें बस 1 वीक ही रहता है। ठीक है, 1 वीक होता है। और जो मीजो होती है उसमें 7 या 8 वीक भी हो सकता है, और जो मैक्रो होती है उसमें 6 महीने या 1 साल हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, लेग स्ट्रेंथ कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड बाय, जो टांगों की ताकत होती है बेहतर तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो अगर बेहतर तरीके से बनाएंगे, लेग की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्क्वाट लगाने पड़ते हैं। अब स्क्वाट भी कई तरीके के होते हैं, चाहे इसमें साइड स्क्वाट लगाएं या क्रॉस स्क्वाट लगाएं या स्क्वाट लगाएं, आप स्क्वाट लगाएंगे बस उसी से सब कुछ होगा। और उस स्क्वाट के लिए जो एक्सरसाइज होती है, तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं जो उस स्क्वाट को बनाती हैं, स्क्वाट का वर्क करती हैं। तो वो कौन सी एक्सरसाइज है? तो वो होगी डेप्थ जंप। जो डेप्थ जंप होती है, क्योंकि पुशअप से कोई मतलब नहीं, चिनअप्स का कोई मतलब नहीं, हाई जंप्स का कोई विशेष नहीं, तो डेप्थ जंप जो होती है ना, जो साइड जंप करते हुए चलते हैं जिसको बोलते हैं, इस तरीके की जो जंप होती है वो लेग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। पिरामिड ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड बाय, पिरामिड ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो पिरामिड ट्रेनिंग का जो आविष्कार किया था या इन्वेंटेड, इसको बनाया था, वो एडगर डेल ने किया था, 1940 में हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसको अपनी बुक में लिखाया। उस बुक का नाम था ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग। बाद में उसको रेफर्ड करके उसका नेम चेंज हुआ, कोन ऑफ एक्सपीरियंस हो गया। तो इस तरीके से एक बार इन्होंने बुक बनाई, दूसरे बार उसका नेम चेंज कर दिया, और बाद में जब इसको डेवलप किया तो इसको फिर से रीनेम कर दिया, तब इसका नेम पड़ गया था द लर्निंग पिरामिड। तो बुक का नाम ही पड़ गया द लर्निंग पिरामिड, जो कि एडगर डेल ने 1940 में लिखी थी। हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग, अब सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया? तो सर्किट ट्रेनिंग का जो आविष्कार किया था मॉर्गन एंड एडम्सन ने किया था। तो मॉर्गन और एडम्सन ने इसका आविष्कार कब किया था? ये 1953 में इसका आविष्कार किया था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ लीड इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की एक लीड यूनिवर्सिटी है, वहाँ हुआ था। अब सर्किट ट्रेनिंग में होता क्या है, इसमें कई सारी एक्सरसाइज होती हैं जो एक बेटर फॉर्म में अरेंज होती हैं। आप उसको सेलेक्टेड एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, जो एक साथ अरेंज की जाती हैं, जिसमें आपको बदल बदल के बारी बारी से एक एक एक्सरसाइज करनी होती है और कंटिन्यू करनी होती है। हु अमंग्स द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, निम्नलिखित में से किसने ताकत के विकास के प्रशिक्षण के लिए आइसोकाइनेटिक पद्धति की शुरुआत की? तो यहाँ पर आइसो में ओ छूट गया, इसको आप देख लीजिएगा। तो पद्धति किसने स्टार्ट की? तो आइसोकाइनेटिक जो मेथड था वो सबसे पहले जे पेरिन ने 1968 में स्टार्ट किया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा जे पेरिन, 1968 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई मसल्स का ग्रुप वर्क करता है और बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं, या आप इसके कह सकते हैं बॉडी के जो ज्वाइंट होते हैं उस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जो भी एक्सरसाइज हो रही होती है इसमें बॉडी का कोई एक मसल्स ग्रुप कर रहा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम मेड अप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज स्पोर्ट्स फॉर डेवलपिंग ऑल राउंड फिटनेस इज नोन एज। अब सर्वांगीण फिटनेस विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों और खेलों से बने दीर्घकालिक व्यायाम कार्यक्रम को कहा जाता है। देखो, इनमें से सेट ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि एक निश्चित चीज के लिए एक ट्रेनिंग जो कर दी गई है, सेट। और सर्किट ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ सेलेक्टेड फिटनेस प्रोग्राम या सेलेक्टेड एक्सरसाइज या सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको प्रोग्राम किया जाता है। इंटरवल ट्रेनिंग होती है, जैसे आप स्प्रिंट की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग इवेंट, जो शॉर्ट रनिंग इवेंट होते हैं उनके लिए इंटरवल ट्रेनिंग होती है। और जो क्रॉस ट्रेनिंग होती है, क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब होता है कंबाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज। इसमें कई तरीके की एक्सरसाइज होती हैं जो डिफरेंट तरीके की होती हैं, उनको एक साथ कंबाइन किया जाता है और ये काफ़ी टाइम के लिए होती हैं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन होती हैं, इसलिए इसको क्रॉस ट्रेनिंग कहा जाएगा।
फिजिकल एक्टिविटी विच इनेबल्स अ पर्सन टू रैपिडली चेंज बॉडी पोजीशन एंड डायरेक्शन इन अ प्रिसाइज मैनर इज कॉल्ड। वह शारीरिक क्षमता जो किसी व्यक्ति को सटीक तरीके से शरीर की स्थिति और दिशा को तेजी से बदलने में सक्षम बनाती है कहलाती है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा एजिलिटी, क्योंकि जब आपके पास फिटनेस नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा जो कमी आती है वो एजिलिटी में होती है। फिटनेस अगर नहीं है तो कोऑर्डिनेशन को आप मैनेज करने की कोशिश कर लेंगे, बैलेंस भी कर लेंगे, स्पीड में दिक्कत होगी, मगर एजिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि फिटनेस जब भी आती है तो सबसे पहले जो बेटर उसका ट्रांसफॉर्म होता है वो एजिलिटी का होता है। तो यहाँ पर एजिलिटी होगा करेक्ट आंसर। द हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड ऑफ हॉकी गोल इज, जो हॉकी का ब्लैक बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई क्या होती है? तो उसकी ऊंचाई यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन सी 18 इंच। अब इसको 46 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पर 46 सेंटीमीटर दिया होगा। तो 46 सेंटीमीटर और 18 इंच 11, तो यहाँ पर 18 इंच दिया करेक्ट आंसर होगा, मगर यहाँ पर होता है 18.11 इंचेस। टू टेक पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी एनी स्किल कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट, मतलब जो पेनल्टी हॉकी में ली जाती है तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, इनमें ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो यूज नहीं होती है? हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए इसके अलावा किसी भी कौशल का उपयोग किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो आपको हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक लेने का मौका मिल गया, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आप नहीं चूज करते हैं, या तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अलावा आप सारे ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो पुश भी किया जाता है, फ्लिक भी किया जाता है, स्कूप भी किया जाता है, मगर पेनल्टी स्ट्रोक में हॉकी को हिट नहीं किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी हिट। इन सॉसर द पेनल्टी किक स्पॉट इज मार्क एट ए डिस्टेंस ऑफ, सॉसर का मतलब फुटबॉल होता है, ठीक है, पहले सॉसर ही बोला जाता था फुटबॉल को। तो फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट की दूरी को चिन्हित किया जाता है। तो दूरी कितनी होती है? देखो अगर इसकी दूरी को देखा जाए तो 11 मीटर होती है या 12 यार्ड होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए 12 यार्ड्स या 11 मीटर, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, 12 यार्ड्स या 11 मीटर। इन हॉकी द कॉर्नर हिट इज टेकन फ्रॉम द, अब हॉकी में जो कॉर्नर हिट लगाया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? तो बैक लाइन से इसका कोई मतलब नहीं है, सेंटर लाइन से लिया नहीं जाता है, ठीक है, और गोल लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी साइड लाइन। तो आप इसको जब वीडियो में देखेंगे तो एक साइड लाइन होती है, वहाँ से ये कॉर्नर हिट लिया जाता है। राउंड रॉबिन इज अ नेम गिवन टू, राउंड रॉबिन किसका नेम दिया जाता है? देखो राउंड रॉबिन जो लीग टूर्नामेंट होता है ना, लीग टाइप कंपोजिशन, उसको बोला जाता है। आप ये भी कह सकते हैं लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम राउंड रॉबिन होता है। द फाइनल इवेंट इन डेकाथलॉन इज ऑलवेज, डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? अच्छा डेकाथलॉन में मैं आपको बता दूं 10 इवेंट होते हैं, ठीक है, 10 इवेंट होते हैं, 10 इवेंट होते हैं और 2 दिन चलता है, मीन्स ये 2 डेज का प्रोग्राम होता है। तो पहले दिन कौन से इवेंट होते हैं, दूसरे दिन कौन से इवेंट होते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले दिन जो इवेंट होते हैं उसमें मोस्टली देखा जाता है कि 100 मीटर लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद और 400 मीटर होता है। और जो दूसरे दिन होते हैं उसमें 110 मीटर हर्डल रेस होती है, डिस्कस होता है, पोल वॉल्ट होता है, भाला मीन्स जिसको हम लोग जैवलिन थ्रो बोलते हैं, और 1500 मीटर रेस होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है? 1500 मीटर रेस जो होता है, 1500 मीटर रेस लास्ट इवेंट होता है। बाकी दूसरे दिन जो इवेंट होता है 1500 मीटर भी होता है, 110 मीटर हर्डल भी होता है और जेवलिन भी होता है। तो यहाँ पर जो 3 इवेंट दिए गए हैं ये लास्ट डे होते हैं, जिनमें लास्ट इवेंट होता है 1500 मीटर रेस। द सुपर कंपनसेशन इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इज ड्यू टू, प्रशिक्षण के सुपर छतपूर्त प्रभाव के कारण। देखो इसका मेन मतलब ये है कि आपकी बॉडी कैसे अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। आप बॉडी पर जितना वर्कलोड लेते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, तो आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करती रहेगी, मगर उस बॉडी को अडॉप्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा रिकवरी टाइम भी देना जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं और हाई प्रेशर ट्रेनिंग है, चाहे आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो या किसी अदर गेम्स की ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर हाई प्रेशर ट्रेनिंग मीन्स कंटिन्यू आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। तो थोड़ा सा अगर उस टाइम लेते रहेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी होगा सही, प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन लोड एंड रिकवरी, मीन जो लोड है और रिकवरी है दोनों प्रॉपर वे होने चाहिए और दोनों के बीच थोड़ा सा टाइमिंग होना चाहिए कि कितना करने के बाद कितनी रिकवरी टाइम आपको चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ ए मीजो साइकिल इज, अब मीजो साइकिल क्या होती है? बीच की साइकिल होती है। कौन कौन सी साइकिल होती है मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होती है माइक्रो, मीजो और मैक्रो। तो माइक्रो होती है और 1 वीक की होती है, और जो मीजो होती है
ये 4 to 6 वीक की हो सकती है। ठीक है, मीन्स आप इसको मान के चले 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग ये होती है, इसको मीजो साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 6 वीक हो सकता है। अब यहाँ पे जो 4 से 6 मंथ दिया है तो इसमें फिर माइक्रो की आ जाएगी, 4 से 6 मंथ भी होती है, फिर 1, 2 या 2 साल की भी हो सकती है। माइक्रो जो साइकिल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा 4 to 6 वीक्स। बेस्ट मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी इज, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो यौगिक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी करना होता है। अब यहाँ पर यौगिक तरीका नहीं दिया तो सबसे जो बेस्ट होगा स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो। इसको स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, मान लो आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, किसी मान लो लेग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच करना है तो आप लेग को स्ट्रेच करते रहिए जहाँ तक लेग स्ट्रेच हो जाए, उसके बाद 15 सेकंड के लिए उसको होल्ड कर। अगर बहुत ज़्यादा होल्ड कर पा रहे हैं तो 15 से 30 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, तो उससे स्ट्रेचिंग बढ़ने के चांस या स्ट्रेचिंग ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फार्टलेग इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू, अब फार्टलेग ट्रेनिंग क्या होती है, फार्टलेग ट्रेनिंग मैंने आपको बताया था, इसको स्पीड प्ले बोलते हैं। इसमें जो भी ट्रेनिंग होती है काफ़ी स्पीड से और जल्दी जल्दी करनी होती है। ठीक है, तो फार्टलेग जो ट्रेनिंग होती है वो मोस्टली मिडिल डिस्टेंस रनर के लिए होती है। 400 मीटर टाइप से जो मिडिल डिस्टेंस रनर होते हैं, 1500 मीटर इस टाइप से जो लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि फार्टलेग ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो उससे फार्टलेग ट्रेनिंग से आपको स्पीड, एंडोरेंस, स्टेमिना और मेंटल टफनेस मिलती है। और इन सब चीज़ों के लिए मिडिल डिस्टेंस रनर जो होते हैं वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करते हैं। आफ्टर एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स स्टेज इज लेड ऑन, कौशल में महारत हासिल करने के बाद उस पर जोर दिया जाता है। अच्छा, मान लो आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, आप बास्केटबॉल में अच्छी आपको गेम आ गई, अच्छी टेक्निक आ गई, क्रिकेट में आपको टेक्निक अच्छी आ गई, तो टेक्निक के साथ साथ टैक्टिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। टैक्टिक्स कि किस टाइम पर आपको कौन सी टैक्टिक यूज़ करना है। टैक्टिक को आप ये कह सकते हैं कि विद्या या तरीका, किस टाइम पर आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है या कब आपको क्या करना है, ये समझ सकते हैं, टैक्टिक्स उसको बोलते हैं। तो टैक्टिक्स की जो ट्रेनिंग होती है वो ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, टैक्टिकल ट्रेनिंग। वैसे यहाँ जो डेवलपमेंट ऑफ मोटर कंपोनेंट्स दिया है ये भी होता है, मगर इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। तो यहाँ पर 80% टैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। स्प्रिंटिंग स्पीड इज बेस्ट डेवलप्ड थ्रू, दौड़ने की गति सबसे अच्छी तरह विकसित होती है। कब विकसित होगी, दौड़ने की गति अच्छी तभी विकसित होगी जब उसको प्रॉपर इंटरवल दिया जाएगा। मीन्स आपने दौड़ा तो आप ऐसा तो है नहीं कंटिन्यू दौड़ेंगे तो दौड़ते ही रहेंगे, तो बीच में आपने रेस्ट लिया, रिकवरी मिली, फिर आपने दौड़ लगाई, फिर रेस्ट लिया, फिर आपकी बॉडी ने रिकवरी ली, तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्प्रिंटिंग स्पीड है वो बढ़ेगी। कंटिन्यू अगर आप दौड़ गए, आप ज़्यादा देर तक दौड़ भी नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनने लगेगा और लैक्टिक एसिड आपके शरीर के अंदर थकान पैदा कर देगा, जिससे आप ज़्यादा देर दौड़ नहीं पाएंगे। मेन कंसिडरेशन ऑफ इफेक्टिव पीरियडाइजेशन शुड बी, प्रभावी अवधिकरण के लिए मुख्य विचार होना चाहिए। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने एक निश्चित क्राइटेरिया मान लिया 6 महीने या 1 साल या 1 महीना हमको ट्रेनिंग करना है। ठीक है, एक आपने मतलब पीरियड बना लिया, एक टाइम जोन बना लिया, और उसको अगर इफेक्टिव बनाना है तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इसको इफेक्टिव कैसे, मान लो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के मेथड पता हो कि कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो ट्रेनिंग करवाने वाला कोच हो वो आपको समय समय पर हर चीज़ को गाइड कराता रहेगा। और अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म, यहाँ पर जो मेन चीज़ है, अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म करने के लिए आपको एक इफेक्टिव पीरियड बनाना पड़ता है। मान लो आप 100 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने ये सोचा कि चलो अभी 1 महीने का टाइम है तो 1 महीना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 महीने में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, किस टाइम प्रैक्टिस करनी है, किस टाइम रेस्ट लेना है, किस टाइम आपको क्या खाना है और कितना खाना है, ये आपका कोच बताएगा जो उसकी प्रिपरेशन करा रहा होगा। तो उस पीरियड को इफेक्टिव बनाने के लिए और उस स्किल को बेस्ट बनाने के लिए, अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म करने के लिए आपका इफेक्टिव पीरियडाइजेशन एकदम सटीक होना चाहिए। ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट, संक्रमण काल का लक्ष्य क्या। अब मान लो संक्रमण काल भी हो जाता है, वो भी है, और मान लो अगर आप गेम्स खेल रहे हैं उसमें आपको कुछ चोट लग गई है या कुछ ऐसा हो गया है कि आप उस टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा रिकवरी। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड के लिए तो रिकवरी होती है। अगर चोट चपेट भी आपको कुछ ऐसा लग जाता है, स्प्रेन या स्टेन टाइप का कुछ भी हो जाता है,
तो उस टाइम आप खेलना बंद करके सबसे पहले अपने बॉडी को आराम दें, रिकवरी लें। जब रिकवरी हो जाए तो फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करें। द फर्स्ट मेटामार्फोसिस फॉल्स बिटवीन द एज ऑफ, पहली काया पलट उम्र के बीच होती है। तो पहली काया पलट उम्र के किस अंतराल पर होते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 से 4 के बीच में नहीं होती, 3 से 5 के बीच में नहीं होती, 7 से 10 के बीच में देखेंगे बॉडी ट्रांजिशन बहुत स्पीड से होता है और बॉडी एकदम से बदलती है 7 से 10 के बीच में। और 11 से 14 के बीच में बिल्कुल एडल्ट टाइप से आप हो जाते हैं। बस क्या होता है कि अगर आपकी लंबाई बढ़ गई है तो उस बॉडी को भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो ट्रांजिशनल पीरियड होगा या मेटामार्फोसिस फॉल्स होगा वो 7 से 10 के बीच में सबसे ज़्यादा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगभग हर बार ही आते हैं, इसीलिए ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एमसीक्यूज़ में आपके लिए लेकर आया था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, तो इनकी प्रिपरेशन आप करते हुए चलें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स को देखते हो तो इनकी भी तैयारी आप करते चलें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।